ये कहानी है आर्यन की, जिसकी माँ सावित्री 3 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। एक दुखद कार दुर्घटना के बाद उनका सिर्फ खून से सना पर्स ही मिला था और उन्हें मृत मान लिया गया। 3 साल बाद अपनी पत्नी अनन्या के साथ एक रिसॉर्ट में छुट्टियां मनाते हुए आर्यन की नज़र एक बूढ़ी जर्जर औरत पर पड़ती है, जो कचरा बीन रही होती है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी लापता माँ सावित्री होती है। हैरान और भावुक आर्यन जब उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों है, तो सावित्री का जवाब उसे झकझोर कर रख देता है। वो कहती हैं, आर्यन, मुझे मत छुओ, घर लौट जाओ। जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तो तुम अनन्या को तलाक दे दोगे। ये कहानी है एक गहरे षड्यंत्र, बलिदान और अटूट ममता की, जहाँ एक सच्चाई सामने आती है जो आर्यन की पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती है। आर्यन मेहता की कार रोशनी और खुशियों से भरे ब्लू मून रिसॉर्ट के गेट पर रुकी। उसने स्टीयरिंग व्हील पकड़ी, अपनी पत्नी अनन्या का हाथ महसूस किया। कितनी खूबसूरत जगह है आर्यन, अनन्या की आवाज़ में एक बच्चे जैसा उत्साह था। 3 साल की शादी के बाद ये हमारी पहली सही छुट्टियां हैं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। हाँ, यही तो सही वक्त है। काम में इतना उलझा रहा कि तुम्हें टाइम ही नहीं दे पा रहा था। पर अनन्या जानती थी कि ये सिर्फ काम की बात नहीं थी। 3 साल पहले आर्यन की माँ सावित्री मेहता एक कार एक्सीडेंट में गायब हो गई थी। पहाड़ी सड़क से कार गिरने के बाद उनका शव तक नहीं मिला था, बस उनका खून से सना पर्स और कार का मलबा मिला था। पुलिस ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, पर आर्यन के लिए उस घाव का दर्द कभी कम नहीं हुआ था। वो हमेशा एक अधूरेपन, एक सवाल के साथ जी रहा था। अपने कमरे में पहुंचकर जब अनन्या सामान व्यवस्थित कर रही थी, आर्यन बालकनी में खड़ा हो गया। रिसॉर्ट के पीछे एक झुग्गी झोंपड़ी का इलाका दिख रहा था, जो चमचमाते रिसॉर्ट के ठीक सामने एक कड़वी सच्चाई की तरह खड़ा था। उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर टिक गई, जो कचरे के ढेर में से प्लास्टिक की बोतलें और कागज़ बीन रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, पीठ जवानी की मजबूरी के बोझ से झुकी हुई थी और चेहरे पर जिंदगी की क्रूरताओं के निशान थे। पर कुछ था, कुछ ऐसा जो आर्यन को उसकी तरफ खींच रहा था। वो चेहरा, उन आंखों में छुपी हुई वो चिंगारी, ये सब कुछ इतना जाना पहचाना सा लग रहा था। क्या देख रहे हो इतनी गहराई से? अनन्या ने पीछे आकर पूछा। कुछ नहीं, आर्यन ने घूम कर कहा। बस ये कॉन्ट्रास्ट देख रहा था। एक तरफ ये शानदार रिसॉर्ट, दूसरी तरफ वो गरीबी। अगले दिन जब अनन्या स्पा में थी, आर्यन का दिल बेचैन हो उठा। वो औरत उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। एक अजीब सी खिंचाव महसूस करता हुआ वो रिसॉर्ट के पीछे बने उस झुग्गी इलाके की तरफ चल पड़ा। वहां की गंदगी और मुश्किल हालात देखकर उसका दिल दहल उठा। और फिर उसने उसे देखा। वही बूढ़ी औरत एक झोंपड़ी के सामने बैठकर कचरे को अलग कर रही थी। आर्यन धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें, जिनमें एक समय प्यार और ममता का सागर हुआ करता था, अब खाली और थकी हुई लग रही थी। पर जब उसकी नज़र आर्यन पर पड़ी तो उन आंखों में एक सेकंड के लिए चमक दौड़ गई और फिर तुरंत ही डर और घबराहट भर गई। ना! आर्यन की आवाज़ कांप रही थी। उसके पैर जमीन में गड़े से हो गए थे। क्या ये सच है? तुम जिंदा हो? सावित्री ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और तेजी से कचरे में हाथ डालने लगी। नहीं, आप गलत इंसान से बात कर रहे हैं। जाइए, मुझे काम करने दीजिए। नहीं, मैं गलती नहीं कर सकता। आर्यन का स्वर भावुक हो उठा। तुम मेरी माँ हो, सावित्री मेहता। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, आर्यन। 3 साल से हम सब तुम्हें मरा हुआ समझ रहे थे। तुम यहाँ क्यों हो? क्या हुआ था उस रात? सावित्री ने आंखें बंद कर ली। 2 आंसू उसके गंदे गालों पर रास्ता बनाते हुए बह निकले। उसने धीरे से सिर उठाया और आर्यन की तरफ देखा। उस नज़र में एक समंदर दर्द भरा हुआ था। आर्यन, मुझे मत छुओ, प्लीज़, बस यहाँ से चले जाओ, घर लौट जाओ। पर क्यों? तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलोगी? अनन्या भी यहीं है, वो बहुत खुश होगी। अनन्या का नाम मत लो, सावित्री ने अचानक से तीखे स्वर में कहा, जैसे कोई बिजली कड़की हो। उसकी आंखों में डर गुस्से में बदल गया। वो उठ खड़ी हुई और आर्यन से सीधी नज़र मिलाते हुए बोली। उसके हर शब्द में एक भयानक भविष्यवाणी छुपी हुई थी। जाओ आर्यन, अभी लौट जाओ, क्योंकि जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तो तुम अपनी पत्नी अनन्या को तलाक दे दोगे। यह कहकर सावित्री तेजी से अपनी झोंपड़ी के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। आर्यन वहीं खड़ा रह गया, मानो उसके पैर जमीन से सिल गए हों। आसमान उसके सिर पर टूट पड़ा था। उसकी लापता माँ जिंदा थी और उसकी पहली बात
उसकी पत्नी के खिलाफ एक भयानक चेतावनी थी। आर्यन वापस अपने कमरे में लौटा तो उसका चेहरा मुर्दे जैसा पीला था। उसके दिमाग में बस वही चेतावनी गूंज रही थी। तुम कहाँ थे? अनन्या ने पूछा। तुम्हारा चेहरा इतना उड़ा हुआ क्यों है? क्या तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मतलब हाँ, आर्यन ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। बस थोड़ा सिरदर्द हो रहा है। मैंने बाहर घूमने गया था। उसकी आंखों में छुपी हुई बेचैनी को अनन्या ने पढ़ लिया, पर वो चुप रही। उस रात आर्यन रिजॉर्ट के बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसकी माँ के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अनन्या को तलाक दे दोगे? ये कैसे मुमकिन था? अनन्या उसकी जिंदगी की रोशनी थी। वही थी जिसने उसे अपनी माँ के गुम होने के बाद के अंधेरे दिनों में संभाला था। वो दयालु, प्यार करने वाली और हमेशा उसके साथ खड़ी रहने वाली औरत थी। उसके और सावित्री के बीच का रिश्ता भी बहुत अच्छा था। फिर ये चेतावनी क्यों? अगली सुबह आर्यन फिर उस झुग्गी इलाके में था। वो घंटों सावित्री की झोपड़ी के बाहर इंतजार करता रहा, पर वो बाहर नहीं निकली। शाम को जब एक स्थानीय दुकानदार से पूछताछ की तो पता चला कि वो औरत, जो अपना नाम शांति बताती है, आमतौर पर रात में काम करने निकलती है। ये सुनकर आर्यन का दिल टूट गया। उसकी माँ, जो कभी एक आदर्श गृहिणी थी, आज रात में काम करने जा रही थी। उसने फैसला किया कि वो उसका इंतजार करेगा। जब अनन्या ने फ़ोन किया तो उसने कहा कि वो रिजॉर्ट के बिजनेस सेंटर में कुछ ज़रूरी मेल देख रहा है। रात के अंधेरे में छुपकर आर्यन ने देखा कि सावित्री झोपड़ी से निकली और रिजॉर्ट के सर्विस गेट की तरफ चली गई। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो गेट सीधे रिजॉर्ट की लॉन्ड्री और क्लीनिंग यूनिट में खुलता था। क्या उसकी माँ यहाँ नौकरानी का काम करती थी? जैसे ही सावित्री अंदर गई, आर्यन तेजी से झोपड़ी की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी सांसें रुक सी गईं। एक कोने में बिछे पुराने गद्दे पर एक प्लास्टिक का बक्सा रखा था, जिसमें कुछ कपड़े और कुछ निजी सामान थे। और उसी बक्से के ऊपर एक परिचय सी नोटबुक पड़ी हुई थी। वो सावित्री की डायरी थी। आर्यन का हाथ कांप रहा था। उसे पता था कि ये गलत था, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने डायरी खोली। शुरुआती पन्नों में उसके पिता की मृत्यु के बाद के दुख भरे दिन थे, फिर उसकी पढ़ाई और नौकरी की खुशियां, और फिर अनन्या से उसकी शादी के बाद के पन्ने। पहले तो सब कुछ सामान्य था, पर धीरे धीरे लहजा बदलने लगा। आज फिर वही अजीब सी फ़ोन कॉल आई। जब उठाया तो सन्नाटा था। क्या कोई मुझे धमका रहा है? आर्यन को क्यों नहीं बताऊं? पर वो अनन्या में इतना खोया रहता है। अनन्या ने आज फिर उस लोन के बारे में पूछा। मैंने मना कर दिया। वो क्यों चाहती है कि मैं अपना घर गिरवी रखूं? क्या उसे पैसों की इतनी ज़रूरत है? आर्यन की नौकरी तो अच्छी है। आज मैंने अनन्या को उस रस्तोगी से बात करते देखा। उस आदमी के बारे में आर्यन ने मुझे चेताया था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था। मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने अनन्या को अपनी वसीयत की कॉपी दिखा दी थी, जिसमें मैंने आर्यन के नाम सब कुछ लिखा है। उस दिन के बाद से उसका व्यवहार बदल सा गया है। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। रस्तोगी? वही विक्रम रस्तोगी जो उसकी कंपनी का पूर्व बिजनेस पार्टनर था, जिसे उसने धोखाधड़ी के आरोप में निकाल दिया था। अनन्या उससे क्यों मिल रही थी? और फिर उस दुर्भाग्यपूर्ण वाला पन्ना आ गया। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दिन था। विक्रम रस्तोगी मुझसे मिलने आया। उसने धमकी दी। उसने कहा कि अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी उसे ट्रांसफ़र नहीं की तो वो आर्यन को नुकसान पहुंचाएगा। उसने कहा कि अनन्या उसके साथ है। मेरी अपनी बहू मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। मैंने उसे डांट कर बाहर निकाल दिया, पर मैं टूट गई हूं। मैं अनन्या का सामना नहीं कर सकती। अगर आर्यन को पता चला कि उसकी पत्नी उसके खिलाफ है तो उसका दिल टूट जाएगा। वो उसे माफ़ नहीं कर पाएगा और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का घर बिखरे। मैंने फैसला कर लिया है। मुझे जाना होगा। मुझे गायब होना होगा। अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो विक्रम की कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, और अनन्या, शायद वो सुधर जाए। मैं एक ऐसी जगह जाऊंगी जहां से मैं आर्यन पर नज़र रख सकूंगी। एक ऐसी जगह जहां मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मैं एक एक्सीडेंट का नाटक करूंगी। ये मेरे बेटे के लिए अंतिम बलिदान है। माफ़ करना आर्यन, तुम्हें शायद कभी नहीं पता चलेगा, पर यह सब तुम्हारी खातिर है। डायरी आर्यन के हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। उसके चेहरे का रक्त सूख गया था। सारे पहेली के टुकड़े जुड़ रहे थे। उसकी माँ ने खुद को मारा नहीं था। उसने खुद को बलिदान कर दिया था। उसे लगा था कि अगर वो गायब हो जाएगी तो विक्रम रस्तोगी का खतरा खत्म हो जाएगा
और अनन्या सुधर जाएगी। पर सबसे बड़ा झटका था अनन्या की भूमिका। क्या वो सच में उसके खिलाफ थी? क्या उसने विक्रम के साथ मिलकर उसकी मां को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था? उसने अपना फ़ोन निकाला और विक्रम रस्तोगी का पुराना नंबर डायल किया। ये स्विच्ड ऑफ बता रहा था। फिर उसने अपने एक दोस्त को, जो पुलिस में था, मैसेज किया, भाई विक्रम रस्तोगी के बारे में कुछ जानकारी है? वो कहाँ है? जवाब आया, विक्रम, कल ही तो उसकी रिहाई हुई है, 3 साल की सज़ा काटकर जेल से छूटा है। सब कुछ साफ हो गया। विक्रम जेल से बाहर आ गया था और अनन्या, वो यहाँ थी, उसके साथ मासूमियत का नाटक करते हुए। आर्यन ने डायरी उठाई और रिजॉर्ट की तरफ लौट चला। उसके मन में एक भयानक तूफान उठ रहा था। प्यार, धोखा, गुस्सा और सदमा, सब कुछ एक साथ। वो अनन्या का सामना करने के लिए तैयार था। कमरे में वापस आकर आर्यन ने देखा कि अनन्या बालकनी में बैठी चांदनी में नहा रही थी। उसके चेहरे पर एक शांत, संतुष्ट सी मुस्कान थी। तुम कहाँ थे इतनी देर से अनन्या? मैंने तुम्हारा इंतजार किया। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में जो आग थी, उसे देखकर अनन्या की मुस्कान गायब हो गई। आर्यन, क्या हुआ? तुम इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? मैंने आज एक बूढ़ी औरत से मुलाकात की, आर्यन ने शांत पर तीखे स्वर में कहा। वो औरत जो 3 साल से मरी हुई थी? अनन्या का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में 1 सेकंड के लिए डर की एक लहर दौड़ गई, जिसे वो तुरंत छुपाने की कोशिश करने लगी। क्या मतलब? तुम किसकी बात कर रहे हो? मेरी माँ की अनन्या, सावित्री मेहता की। वो जिंदा है और वो इसी रिजॉर्ट के पीछे एक झुग्गी में रहती है। अनन्या उठ खड़ी हुई। ये मुमकिन नहीं। आर्यन, शायद तुम किसी और को देखकर भ्रम में हो, तनाव में हो। भ्रम? आर्यन ने जोर से कहा और सावित्री की डायरी उसके सामने फेंक दी। ये लो, ये भ्रम है। इसमें लिखा है कि कैसे विक्रम रस्तोगी ने उसे धमकाया, और इसमें लिखा है कि कैसे तुमने उसके साथ विश्वासघात किया, कैसे तुमने उससे पैसे और प्रॉपर्टी के लिए दबाव डाला। अनन्या ने डायरी को देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे की कुर्सी पर गिरते गिरते बची। उसका सारा मासूमियत का नाटक धराशाही हो चुका था। आर्यन, मैं समझा सकती हूँ। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। समझाओ कि तुमने मेरी माँ के खिलाफ जाकर उस आदमी का साथ क्यों दिया जिसने मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाया था। समझाओ कि तुमने उसे घर छोड़ने पर क्यों मजबूर कर दिया। क्या पैसा तुम्हारे लिए इतना जरूरी था? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं था? आंसू अनन्या की आंखों से बह निकले, पर अब वो सच्चे आंसू नहीं थे, बल्कि हार मान लेने वाले आंसू थे। पैसा? वो बोली। आर्यन, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये डर की बात थी। डर? किस बात का डर? विक्रम एक खतरनाक आदमी है, अनन्या ने कहा। जब तुमने उसे निकाला तो उसने मुझे फोन करके धमकी दी। उसने कहा कि अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। उसने कहा कि वो तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर देगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मैं डर गई आर्यन, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, हमारी जिंदगी तबाह हो जाती। तो तुमने उसकी मदद करना बेहतर समझा, मेरी माँ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करना? मैंने नहीं किया, अनन्या ने विरोध किया। मैंने सिर्फ माँ से बात की थी। मैंने उनसे कहा था कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी दे दे ताकि विक्रम शांत हो जाए और हमारा पीछा छोड़ दे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी दूर चली जाएंगी। मैंने कभी नहीं चाहा था कि वो खुद को इस तरह बलिदान कर दे। पर तुमने मुझे कभी ये बात क्यों नहीं बताई? आर्यन का गुस्सा अब दुख में बदल रहा था। तुम मेरी पत्नी हो अनन्या, हमें हर मुसीबत का सामना साथ में करना चाहिए था। तुमने अकेले फैसला लिया और उस फैसले ने मेरी माँ की 3 साल की जिंदगी नर्क बना दी। तुमने मुझे उससे छीन लिया। मैं जानती थी कि तुम गुस्से में होगे। अनन्या रोने लगी। मैं जानती थी कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी आर्यन। और अब? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज में एक अंतिम थकान थी। अब विक्रम बाहर है, तुमने उसे क्या दिया? क्या अब वो शांत हो गया है? अनन्या ने सिर झुका लिया। नहीं, वो अब और ज्यादा मांग रहा है। उसने कहा है कि अगर मैं उसे और पैसे नहीं दूंगी तो वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। मैं फंस गई हूँ आर्यन। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके सामने 2 तस्वीरें थीं। एक, उसकी माँ का बलिदान, जिसने अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दी ताकि उसका बेटा खुश रह सके, और दूसरी, उसकी पत्नी का डर, जिसने झूठ और छुपाव की एक दीवार खड़ी कर दी, जिसने आखिरकार उनके रिश्ते की नींव ही हिला दी। वो धीरे धीरे बोला, अनन्या, डर में जीना जिंदगी नहीं है, और विश्वास टूट जाने के बाद रिश्ता महज एक खोखला खोल रह जाता है। मेरी माँ ने कहा था कि जब मुझे सच्चाई पता चलेगी तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा। शायद वह सही थी। ये कहकर आर्यन कमरे से बाहर निकल गया, अनन्या को उसके आंसुओं और उसकी टूटी हुई सच्चाइयों के साथ छोड़कर।
अगली सुबह आर्यन सीधा सावित्री की झोपड़ी पर पहुंचा। इस बार वो दरवाजे पर नहीं रुका। उसने अंदर जाकर सावित्री के सामने घुटने टेक दिए। माँ, उसकी आवाज़ भरी हुई थी। मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें इन हालात में छोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारे बलिदान को नहीं समझ पाया। सावित्री ने उसे गले लगा लिया। सालों के बाद माँ और बेटे का मिलन हुआ। उसके आंसू अब दुख के नहीं बल्कि राहत के थे। उठ जाओ बेटा, सावित्री ने कहा। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैंने वही किया जो एक माँ अपने बच्चे की खातिर करती है। आर्यन ने उन्हें सारी बात बताई। डायरी, अनन्या का कबूलनामा, सब कुछ। वो डर गई थी माँ, आर्यन ने कहा, पर उसके डर ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। सावित्री ने उदास होकर सिर हिलाया। डर एक अजीब चीज़ है आर्यन। ये इंसान से वो सब कुछ करवा देता है जो वो नहीं करना चाहता। पर अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है। अब तुम्हें फैसला लेना है। मेरा फैसला हो चुका है माँ, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। मैं तुम्हें वापस घर ले जाऊंगा और विक्रम रस्तोगी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराऊंगा। डर के आगे झुकना बंद। उसी दिन आर्यन ने सावित्री को रिजॉर्ट से निकालकर एक होटल में ले गया। उन्हें नए कपड़े पहनाए, अच्छा खाना खिलाया। फिर उसने फ़ोन किया और विक्रम रस्तोगी के खिलाफ धमकी और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया। अनन्या को उसने एक वकील के जरिए तलाक के पत्र भेज दिए। उसने साफ कर दिया कि वो उसके डर को समझ सकता है, पर उसके झूठ और छुपाव को माफ़ नहीं कर सकता। 1 महीने बाद सावित्री वापस अपने घर में थी। उन्होंने उसके लिए एक छोटा सा स्वागत समारोह रखा। उनके पुराने दोस्त और रिश्तेदार आए। घर फिर से जिंदा हो उठा था। शाम को जब सब चले गए, सावित्री और आर्यन बगीचे में बैठे थे। माँ, आर्यन ने कहा, तुमने इतना बड़ा बलिदान दे दिया। तुमने 3 साल इतनी मुश्किलों में गुजारे, सिर्फ मेरे लिए। सावित्री मुस्कुराई। एक माँ का प्यार कभी बलिदान नहीं मांगता आर्यन, वो तो बस देता है। पर तुमने एक बात सीखी। क्या? ये कि सच्चाई, चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, हमेशा छुपाव से बेहतर होती है। अगर अनन्या ने शुरू में ही मुझे या तुम्हें सब कुछ बता दिया होता, तो शायद आज सब कुछ अलग होता। डर ने उसकी सोचने की शक्ति छीन ली। और प्यार, असली प्यार डरता नहीं, बल्कि हर मुसीबत का सामना करता है। आर्यन ने उनका हाथ थाम लिया। हाँ माँ, मैंने सीख लिया है और मैं वादा करता हूँ आज के बाद हम कभी भी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। सावित्री की आंखों में चमक आ गई। बस यही तो मैं चाहती थी। ये कहानी हमें 2 बहुत बड़े सबक सिखाती है। पहला, डर कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि वह समस्या को और बड़ा बना देता है। अनन्या ने डर के कारण गलत फैसले लिए, जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि उसके आसपास के लोगों की जिंदगी भी तबाह कर दी। दूसरा सबक, प्यार और रिश्तों की नींव विश्वास और सच्चाई पर टिकी होती है। सावित्री का बलिदान भले ही अतिरेक लगे, पर उसके पीछे एक माँ का असीम प्यार था। वहीं अनन्या का छुपाव उस रिश्ते की जड़ें काट गया। जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, हमेशा सच्चाई का रास्ता चुनें। अपने प्रियजनों पर विश्वास रखें और उनसे बात करें, क्योंकि एक साथ मिलकर हर तूफान का सामना किया जा सकता है। डर को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें, क्योंकि सच्चाई की एक छोटी सी चिंगारी झूठ के सबसे गहरे अंधेरे को मिटा सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।